नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। क्या आप लोगों ने कभी धरती को लहराते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्थक्वेक के बारे में और जानेंगे कि अर्थक्वेक क्यों आता है, पृथ्वी पर अर्थक्वेक कब से आ रहे हैं, अर्थक्वेक आखिर होता क्या है और क्या डायनासोर के टाइम में भी अर्थक्वेक आते थे, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक कहाँ पर आते हैं और क्यों आते हैं, इनका पता कैसे लगाया जाता है, और क्या केवल पृथ्वी पर ही भूकंप आते हैं या दूसरे ग्रहों पर भी। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अर्थक्वेक आखिर होता क्या है। अर्थक्वेक यानी भूकंप तब होता है जब पृथ्वी की सतह अचानक से हिल जाती है, और ये हिलना पृथ्वी के अंदर जमा हुई एनर्जी के अचानक रिलीज होने की वजह से होता है, और ये एनर्जी पृथ्वी के अंदर चल रही प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। अर्थक्वेक को अगर सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करें तो कुछ इस तरह होगा कि पृथ्वी की सतह का अचानक और तेज़ी से हिलना जो अर्थ के अंदर एनर्जी रिलीज होने से होता है, उसे अर्थक्वेक कहते हैं। अब बात करते हैं कि पृथ्वी पर अर्थक्वेक कब से हो रहे हैं। तो पृथ्वी पर अर्थक्वेक लाखों करोड़ों सालों से हो रहे हैं। जब से अर्थ ठंडी हुई, क्रस्ट बना, टेक्टोनिक प्लेट्स बनी, तभी से अर्थक्वेक चल रहे हैं। तो क्या डायनासोर के टाइम में भी अर्थक्वेक होते थे? हाँ, बिल्कुल होते थे। डायनासोर 230 मिलियन साल पहले आए और 65 मिलियन साल पहले ख़त्म हुए। उस वक्त भी टेक्टोनिक प्लेट्स थी, वोल्केनिक एक्टिविटीज होती थी, अर्थक्वेक होते थे। बस डिफरेंस ये है कि तब कोई ह्यूमन रिकॉर्ड नहीं था। अब सवाल आता है कि अर्थक्वेक आता क्यों है। तो ये समझने के लिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना होगा। हमारी पृथ्वी मुख्य रूप से 3 मेन लेयर से मिलकर बनी है: क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पर हम रहते हैं। इसकी मोटाई लगभग 5 से 70 किलोमीटर होती है। इसके बाद आता है मेंटल, जो कि अर्थ की सबसे मोटी लेयर है, जिसकी मोटाई करीब 2900 किलोमीटर के आसपास है। मेंटल क्रस्ट और आउटर कोर के बीच में स्थित होता है, जिसका टेम्परेचर अपर बाउंड्री के पास यानी क्रस्ट मेंटल बाउंड्री पर 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और ये गहराई के साथ साथ बढ़ता जाता है, जिससे कोर मेंटल बाउंड्री पर 3700 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। इतने ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर पर मेंटल लिक्विड की तरह नहीं होता है, और ना ही वो किसी नॉर्मल रॉक की तरह हार्ड और ब्रिटल स्टेट में होता है। वो एक सॉलिड और डक्टाइल स्टेट में होता है। मतलब मेंटल एक सॉलिड रॉक है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो अपना शेप बदल सकता है, बिना टूटे बेंड या स्ट्रेच हो सकता है, और बहुत धीरे धीरे फ्लो कर सकता है। इसे सॉलिड अल्वे डक्टाइल स्टेट कहते हैं। इसके बाद आता है अर्थ का कोर, जिसकी मोटाई करीब 3480 किलोमीटर के आसपास है। अब इसको भी 2 भागों में बांटा गया है: इनर कोर और आउटर कोर। पृथ्वी का आउटर कोर लिक्विड स्टेट में है, क्योंकि अत्यधिक प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से यहाँ आयरन और निकेल जैसे एलिमेंट्स लिक्विड स्टेट में रहते हैं। आउटर कोर की मोटाई करीब 2250 किलोमीटर के आसपास है। इसके बाद आता है इनर कोर। इनर कोर की मोटाई 1220 किलोमीटर के अराउंड है। यहाँ पर तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, जो कि करीब सन के सरफेस टेम्परेचर के बराबर होता है, और दबाव सर्वाधिक होता है, हमारे आसपास के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में 35 लाख गुना ज़्यादा। ये दबाव इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पर आयरन और निकेल जैसे एलिमेंट्स इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर होने के बावजूद भी लिक्विड स्टेट में नहीं रहते, बल्कि प्रेशर उनके एटम्स को स्क्वीज करके सॉलिड बना देता है। इसी वजह से पृथ्वी का इनर कोर सॉलिड है और आउटर कोर लिक्विड स्टेट में होता है। अब आते हैं वापस अपने सवाल पर कि ये अर्थक्वेक आते क्यों हैं। पृथ्वी का क्रस्ट और मेंटल की टॉप लेयर मिलकर एक परत बनाते हैं, जिसको नाम दिया गया है लिथोस्फीयर। ये लिथोस्फीयर एक प्लेन स्फीयर में ना होकर कई टुकड़ों में डिवाइडेड है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। पृथ्वी का कोर और मेंटल बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से वहाँ कन्वेक्शन करंट्स बनती हैं। ये कन्वेक्शन करंट्स प्लेट्स को धक्का देती हैं, जिससे वो मूव करती हैं। प्लेट्स के मूवमेंट की स्पीड काफ़ी धीमी होती है, लगभग 2 से 10 सेंटीमीटर पर ईयर, हमारे नाखून बढ़ने जितनी स्पीड से। लेकिन लाखों सालों में ये धीमी गति महाद्वीपों को भी स्थानांतरित कर देती है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स मेनली 2 तरह की होती हैं: कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियानिक प्लेट। ओशियानिक प्लेट की मोटाई 50 से 100 किलोमीटर होती है, और ये मेनली बेसाल्ट रॉक्स की बनी होती है, जिस वजह से इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट से ज़्यादा भारी होती है। इसी कारण सबडक्शन प्रोसेस के समय ज़्यादातर ओशियानिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चली जाती है। ओशियानिक प्लेट का लाइफ स्पान 200 मिलियन साल का होता है। इसके बाद ये सबडक्शन की प्रोसेस में नष्ट हो जाती हैं। कॉन्टिनेंटल प्लेट की मोटाई 150 से 200 किलोमीटर की होती है, और ये ग्रेनाइट रॉक्स की बनी होती है, जिस कारण इनकी डेंसिटी कम होती है, और ये ओशियानिक प्लेट से मोटी होने के बावजूद भी हल्की होती हैं। इसी वजह से इनमें सबडक्शन बहुत ही रेयर होता है। कॉन्टिनेंटल प्लेट का लाइफ स्पान बिलियंस ऑफ ईयर्स का होता है। इन प्लेट्स को 7 मेजर प्लेट्स में बांटा गया है, और कई छोटी माइनर प्लेट्स होती हैं और कई माइक्रो प्लेट्स भी होती हैं। 7 मेजर प्लेट्स कुछ इस तरह हैं: पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और कुछ माइनर प्लेट्स में ये प्लेट्स आती हैं: फिलीपींस सी प्लेट, नाज़का प्लेट, कोकोस प्लेट,
जुआन डे फ्यूका प्लेट और अरेबियन प्लेट। इन टेक्टोनिक प्लेट्स के किनारों को प्लेट बाउंड्री कहते हैं और इन प्लेट्स का मूवमेंट भी अलग अलग होता है। टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट को मेनली 3 टाइप्स में बांटा गया है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। डाइवर्जेंट बाउंड्री में 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं और जिस जगह वो अलग हो रही होती हैं उस जगह को डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। जब डाइवर्जेंट बाउंड्री ओशन के नीचे होती है तो 2 प्लेट्स के अलग होने पर नीचे से मैग्मा ऊपर आता है और ठंडा होकर नए ओशियानिक क्रस्ट का निर्माण करता है। इस प्रोसेस को सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। मिड अटलांटिक रिज इसका एक रियल एग्जाम्पल है। यहाँ नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया प्लेट दूर जा रही हैं। अगर डाइवर्जेंट बाउंड्री कभी कभी लैंड पर होता है तो इस सिचुएशन में रिफ्ट वैली बनते हैं। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट इसका एक उदाहरण है। यहाँ अफ्रीका का एक हिस्सा धीरे धीरे अलग हो रहा है। कन्वर्जेंट बाउंड्री में 2 प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं जिससे भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है जिसे सबडक्शन कहते हैं। यह दोनों प्लेट्स टकराकर ऊपर उड़ जाती हैं जिससे विशाल पर्वतीय श्रृंखलाएं बनती हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्री के 3 मेन टाइप होते हैं जिसमें पहला जो कि सबसे कॉमन है वो है जब ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती हैं। तो चूंकि ओशियानिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से हैवी और डेंस होती है जिससे ओशियानिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चली जाती है। इस प्रोसेस को सबडक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस में स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज की फॉर्मेशन हो सकती है। एंडीज पर्वत श्रृंखला इसका एक उदाहरण है। यहाँ नाज़का प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे जा रही है। दूसरा, जब ओशियानिक प्लेट आपस में टकराती हैं तो जो प्लेट ज्यादा डेंस होती है वो नीचे चली जाती है। इस प्रोसेस में डीप ओशन ट्रेंचेस और वॉल्केनिक आइलैंड्स बनते हैं। दुनिया की सबसे गहरी जगह मैरियाना ट्रेंच इसका एक उदाहरण है। यहाँ पैसिफिक प्लेट फिलिपीन सी प्लेट के नीचे जा रही है। चैलेंजर डीप भी इसी ट्रेंच में है। तीसरा, जब 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती हैं तो चूंकि कॉन्टिनेंटल प्लेट हल्की होती हैं तो कोई भी प्लेट नीचे नहीं जा पाती। दोनों प्लेट्स टकराकर ऊपर उठने लगती हैं। इस प्रोसेस में मैसिव अर्थक्वेक्स और ह्यूज माउंटेन रेंजेस की फॉर्मेशन हो सकती है। इस प्रोसेस में यूजुअली वोल्केनोज नहीं बनते हैं। हिमालय पर्वत इसका एक उदाहरण है जो कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना। सबडक्शन की प्रोसेस में ओशियानिक प्लेट नीचे चली जाती है जिससे वो गर्म मेंटल के संपर्क में आकर पिघलने लगती है जिससे मैग्मा बनता है। मैग्मा ऊपर आकर वोल्केनो बनाता है। इसी वजह से पैसिफिक ओशन के अराउंड वोल्केनोज का एक सर्कल है जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये दुनिया का सबसे एक्टिव वोल्केनिक और अर्थक्वेक जोन है। यहाँ दुनिया के लगभग 75% एक्टिव वोल्केनोज हैं। इसकी लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है और इसका आकार घोड़े की नाल जैसी शेप का है। ये पैसिफिक ओशन के एजेस पर फैला हुआ है और साउथ अमेरिका का वेस्ट कोस्ट, नॉर्थ अमेरिका का वेस्ट कोस्ट, अलास्का, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड जैसे रीजन्स को कवर करता है। ये पूरा एरिया मल्टीपल टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव का जोन है जिसमें पैसिफिक प्लेट, नाज़का प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, फिलिपीन सी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट शामिल हैं। क्योंकि प्लेट्स रफ होती हैं इसलिए वो अटक जाती हैं जिस वजह से वहाँ स्ट्रेस जमा होता रहता है और जब वो सडनली रिलीज होती हैं तो बड़ा अर्थक्वेक आता है। दुनिया के लगभग 90% अर्थक्वेक रिंग ऑफ फायर में ही आते हैं। 2011 में जापान अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड 9 था और 1960 में चिली अर्थक्वेक जो कि सबसे पावरफुल रिकॉर्डेड अर्थक्वेक है जिसका मैग्नीट्यूड 9.5 था। ये दोनों अर्थक्वेक रिंग ऑफ फायर में ही हुए थे। जब अर्थक्वेक समुद्र में आता है तो ओशन फ्लोर अपलिफ्ट होता है जिससे पानी का एक बड़ा मास हिलता है जिससे सुनामी आती है। सबसे ज्यादा सुनामी रिंग ऑफ फायर में इसी वजह से आती है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में 2 प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन में या डिफरेंट स्पीड से साइड बाई साइड स्लाइड करती हैं। इसमें ना तो नया क्रस्ट बनता है और ना ही पुराना क्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है। इसमें फ्रिक्शन की वजह से स्ट्रेस बढ़ता है और जब एक पॉइंट पर फ्रिक्शन टूटता है तो प्लेट्स अचानक से स्लिप करती हैं जिससे एनर्जी रिलीज होती है और अर्थक्वेक आता है। इस प्रोसेस को इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी कहते हैं। इसमें ज्यादातर मोशन हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल अपलिफ्ट कम होता है। सरफेस पर इस बाउंड्री को ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कहते हैं। सैन एंड्रियास फॉल्ट इसका एक उदाहरण है। ये पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बीच में है। कैलिफोर्निया में मेजर अर्थक्वेक इसी फॉल्ट की वजह से आते हैं। यहाँ पैसिफिक प्लेट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्लाइड कर रही है। अब चूंकि प्लेट्स मूव करती हैं जिससे अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक को उसकी डेप्थ के बेस पर 3 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। शैलो फोकस अर्थक्वेक, इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक और डीप फोकस अर्थक्वेक। तो इनको समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि फोकस क्या होता है। फोकस या हाइपोसेंटर अर्थ के अंदर वो एग्जैक्ट पॉइंट होता है जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। फोकस के ठीक ऊपर जमीन पर जो पॉइंट होता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। फोकस की डेप्थ ही डिसाइड करती है कि सरफेस पर सैगिंग कितनी स्ट्रांग होगी, डैमेज कितना होगा। अर्थक्वेक शैलो, इंटरमीडिएट या डीप में से किस कैटेगरी में जाएगा। अब बात करते हैं शैलो फोकस अर्थक्वेक की। शैलो फोकस अर्थक्वेक वो होते हैं जिनका हाइपोसेंटर यानी फोकस अर्थ के सरफेस से 0 से 70 किलोमीटर के बीच होता है। दुनिया के लगभग 75 से 80% अर्थक्वेक यही होते हैं और सबसे ज्यादा डैमेज भी यही करते हैं। शैलो फोकस अर्थक्वेक हर टाइप की प्लेट बाउंड्री पर मिलते हैं, चाहे वो कन्वर्जेंट हो, डाइवर्जेंट हो या ट्रांसफॉर्म हो। शैलो फोकस अर्थक्वेक में फोकस जमीन के बहुत पास होता है, इसलिए एनर्जी को सरफेस तक आने में कम डिस्टेंस मिलता है, इसलिए एनर्जी कम कमजोर होती है। इस वजह से जमीन ज्यादा जोर से हिलती है, बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस ज्यादा गिरते हैं, कैजुअलिटीज ज्यादा होती हैं। सबसे
सबसे ज़्यादा डैमेज एपिसेंटर के आसपास होता है। एपिसेंटर से दूरी बढ़ने के साथ साथ डैमेज की इंटेंसिटी कम होती जाती है, लेकिन डैमेज कुछ और चीज़ों पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि सॉइल टाइप। सॉफ्ट सॉइल शेकिंग को एम्पलीफाई करता है यानी बढ़ाता है, जबकि हार्ड रॉक पर शेकिंग कम होती है। इस फिनोमेना को साइट एम्पलीफिकेशन कहते हैं। इसके अलावा रप्चर लेंथ। रप्चर कभी कभी 300 से 500 किलोमीटर लंबा होता है, इसलिए डैमेज सिर्फ एपिसेंटर के आसपास नहीं बल्कि पूरी फॉल्ट लाइन पर होता है। इसलिए जनरली एपिसेंटर के पास सबसे ज़्यादा डैमेज होता है और डिस्टेंस बढ़ने पर इंटेंसिटी भी कम होती जाती है, लेकिन सॉइल टाइप, बिल्डिंग क्वालिटी, रप्चर लेंथ पर भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट यानी मिड फोकस अर्थक्वेक की। इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक वो होती हैं जिनका फोकस अर्थ के अंदर 70 से 300 किलोमीटर की डेप्थ पर होता है। ये सिर्फ सबडक्शन जोन्स में मिलते हैं जहाँ एक ओशियानिक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे मेंटल में जा रही होती है। अब क्योंकि इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक में एनर्जी थोड़ी डेप्थ में रिलीज होती है, इसलिए सरफेस तक पहुंचते पहुंचते कुछ एनर्जी लूज हो जाती है, इसलिए ये शैलो फोकस अर्थक्वेक जितना डिस्ट्रक्टिव नहीं होते। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड बड़ा हो जैसे 7+ तो वाइड एरिया में शेकिंग महसूस होती है और कभी कभी लाइट टू मॉडरेट डैमेज भी हो सकता है। इंटरमीडिएट और डीप अर्थक्वेक्स एक स्लोपिंग जोन में अलाइंड मिलते हैं जिसे कहते हैं वडाटी-बेनियोफ जोन। वडाटी-बेनियोफ जोन एक्चुअली सबडक्टिंग प्लेट का पाथ शो करता है जो मेंटल के अंदर जा रहा होता है। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही होती है तो सरफेस के पास शैलो अर्थक्वेक, उससे थोड़ा नीचे इंटरमीडिएट अर्थक्वेक और उससे और नीचे डीप अर्थक्वेक होते हैं। इन सब अर्थक्वेक को अगर डेप्थ के हिसाब से प्लॉट करें तो एक इंक्लाइंड यानी तिरछी लाइन बना देते हैं। यही इंक्लाइंड जोन वडाटी-बेनियोफ जोन कहलाता है। वडाटी-बेनियोफ जोन ये बताता है कि प्लेट किस एंगल पर डिसेंड कर रही है, कितनी डेप्थ तक जा रही है, मेंटल में प्लेट का बिहेवियर क्या है। वडाटी-बेनियोफ जोन का नाम दो वैज्ञानिकों कियो वडाटी और ह्यूगो बेनियोफ के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले डीप अर्थक्वेक्स का इंक्लाइंड पैटर्न आइडेंटिफाई किया था। अब बात करते हैं डीप फोकस अर्थक्वेक्स की। डीप फोकस अर्थक्वेक वो होते हैं जिनका फोकस अर्थ के अंदर 300 से 700 किलोमीटर की डेप्थ पर होता है। ये सिर्फ सबडक्शन जोन्स में ही मिलते हैं जहाँ ओशियानिक प्लेट मेंटल के अंदर जा रही होती है। अब क्योंकि डीप अर्थक्वेक में फोकस बहुत गहरा होता है, इसलिए एनर्जी को बाहर आने में बहुत लंबा रास्ता मिलता है। इस वजह से वेव्स स्प्रेड हो जाती हैं और इसी वजह से डीप अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कभी कभी बहुत बड़ा यानी 7 या 8+ हो सकता है, लेकिन फिर भी सरफेस पर शेकिंग शैलो अर्थक्वेक की तुलना में कम डिस्ट्रक्टिव होती है, झटके कम लगते हैं, लेकिन वाइड एरिया में अर्थक्वेक दूर दूर तक महसूस होता है। इन अर्थक्वेक्स में बिल्डिंग्स यूजुअली सेफ रहती हैं क्योंकि इनमें ज्यादातर स्मूथ रोलिंग मोशन होता है, जबकि शैलो अर्थक्वेक में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों झटके लगते हैं। 700 किलोमीटर के बाद ऑलमोस्ट अर्थक्वेक नहीं मिलते क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होने पर रॉक्स डक्टाइल फ्लो करने लगती हैं और उनमें फ्रैक्चर पॉसिबल नहीं होता। अब बात करते हैं साइज्मिक वेव्स के बारे में, क्योंकि अर्थक्वेक का मतलब ही है एनर्जी रिलीज और ये एनर्जी ट्रेवल करती है साइज्मिक वेव्स के फॉर्म में। जब अर्थ के अंदर किसी फॉल्ट पर सडन स्लिप होता है तो स्टोर्ड एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी वेव्स के फॉर्म में हर डायरेक्शन में फैलती है, जिन्हें साइज्मिक वेव्स कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पानी में पत्थर फेंकने पर रिपल्स बनते हैं और अर्थ के अंदर फॉल्ट पर सडन स्लिप होने पर साइज्मिक वेव्स बनती हैं। साइज्मिक वेव्स मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स अर्थ की बॉडी यानी इंटीरियर के थ्रू ट्रेवल करती हैं और सरफेस वेव्स अर्थ की सरफेस पर ट्रेवल करती हैं। तो पहले बात करते हैं बॉडी वेव्स की। बॉडी वेव्स भी 2 टाइप्स की होती हैं, पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स और एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स। पी वेव्स सबसे पहले डिटेक्ट होती हैं, इसलिए इन्हें प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। ये सबसे फास्ट वेव्स होती हैं जो अर्थक्वेक के बाद सबसे पहले डिटेक्ट होती हैं। इनका मोशन कंप्रेशनल होता है, यानी पार्टिकल वेव के ट्रेवल डायरेक्शन में ही आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं, जिससे एनर्जी आगे बढ़ती है। ये वेव्स सॉलिड, लिक्विड और गैस सभी में ट्रेवल कर सकती हैं। क्रस्ट में इनकी स्पीड 5 से 7 किलोमीटर पर सेकंड होती है और मेंटल में 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड। वहीं कोर में इनकी स्पीड चेंज हो जाती है रिफ्लेक्शन की वजह से। आउटर कोर जो कि लिक्विड है उसमें पी वेव्स की स्पीड अप्रोक्स 8 से 10 किलोमीटर पर सेकंड होती है। जब पी वेव्स मेंटल से आउटर कोर में एंटर करती हैं तो उनकी स्पीड कम हो जाती है और डायरेक्शन बैंड हो जाता है रिफ्लेक्शन की वजह से। मेंटल और आउटर कोर के बीच की बाउंड्री को कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इसको जर्मन साइस्मोलॉजिस्ट बेनो गुटेनबर्ग ने खोजा था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पड़ा। जब पी वेव्स इनर कोर में एंटर करती हैं तो उनकी स्पीड फिर से बढ़ जाती है क्योंकि इनर कोर सॉलिड है। यहाँ उनकी स्पीड अप्रोक्स 10 से 11 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इनर कोर और आउटर कोर के बीच की बाउंड्री को कहते हैं लेमन डिसकंटिन्यूटी। ये डिस्कवरी डेनिश साइस्मोलॉजिस्ट इंगे लेमन ने की थी और इंगे लेमन ने ही अर्थ की इनर कोर को भी खोजा था। जब पी वेव्स एक लेयर से दूसरी लेयर में जाती हैं तो उनकी स्पीड चेंज हो जाती है, डायरेक्शन बैंड हो जाता है रिफ्लेक्शन के कारण। इसी वजह से अर्थ
के अपोजिट साइड पर एक एरिया आता है जहाँ पी वेव्स वीक मिलती हैं। इसे पी वेव शैडो जोन कहते हैं। अब बात करते हैं एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स की। पी वेव्स के बाद जो वेव्स आती हैं वो होती हैं एस वेव्स। ये पी वेव्स से स्लोअर होती हैं और ये केवल सॉलिड्स में ही ट्रेवल करती हैं, लिक्विड में नहीं जा सकती। लिक्विड में क्यों नहीं जाती? क्योंकि एस वेव्स को आगे बढ़ने के लिए रिजिड मीडियम चाहिए होता है, यानी ऐसा मीडियम जो शेप चेंज ना करे। इसी ऑब्जर्वेशन से साइंटिस्ट को पता चला कि अर्थ का आउटर कोर लिक्विड है, क्योंकि एस वेव वहां से पास नहीं होती। एस वेव्स का मोशन ट्रांसवर्स होता है, यानी पार्टिकल वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हिलते हैं, मतलब पार्टिकल ऊपर नीचे या साइड टू साइड मूव करते हैं। एस वेव्स की स्पीड क्रस्ट में लगभग 3 से 4 किलोमीटर पर सेकंड होती है और मेंटल में 5 से 7 किलोमीटर पर सेकंड होती है। मीडियम जितना रिजिड होगा एस वेव्स उतनी फास्ट मूव करेंगी, लेकिन डेंसिटी बढ़ने पर स्पीड कम हो सकती है। अब क्योंकि एस वेव्स आउटर कोर में एंटर ही नहीं करती क्योंकि वो लिक्विड है, इसलिए अर्थ के अपोजिट साइड पर एक लार्ज एरिया में एस वेव्स कंप्लीटली एब्सेंट होती हैं। इसे एस वेव शैडो जोन कहते हैं, क्योंकि गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पर जहां पर अर्थ की रिजिडिटी चेंज होती है वहां पर एस वेव अचानक डिसअपीयर हो जाती हैं। अब बात करते हैं सरफेस वेव्स की। सरफेस वेव्स सरफेस पर मूव करती हैं और ये सबसे डिस्ट्रक्टिव होती हैं। ये वेव्स तब बनती हैं जब बॉडी वेव्स यानी पी और एस वेव्स सरफेस तक पहुंचकर इंटरेक्ट करती हैं। सरफेस वेव्स 2 टाइप्स की होती हैं, लव वेव्स और रैले वेव्स। तो पहले बात करते हैं लव वेव्स की। लव वेव्स एक प्रकार की सरफेस सेismic वेव्स होती हैं जो अर्थ की सरफेस के अलोंग ट्रेवल करती हैं और केवल हॉरिजॉन्टल साइड टू साइड मोशन करती हैं, यानी मोशन वेव के ट्रेवल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। ग्राउंड लेफ्ट राइट शेक करता है, इसमें वर्टिकल मूवमेंट नहीं होता। अगर वेव ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है तो ग्राउंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हिलेगा, इसलिए इन्हें हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड शियर वेव्स भी कहते हैं। लव वेव्स का नाम अगस्टस एडवर्ड हाफ लव के नाम पर पड़ा, जिन्होंने 1911 में मैथमेटिकली इनका थ्योरी डेवलप किया। जब एस वेव्स सरफेस तक पहुंचती हैं और उन्हें लेयर्ड स्ट्रक्चर मिलता है तो उनकी वेव एनर्जी सरफेस लेयर्स में ट्रैप हो जाती है, जिससे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और लव वेव पैटर्न बनता है। लव वेव्स की स्पीड एस वेव से स्लो होती है और रैले वेव से कभी कभी फास्ट होती है, लेकिन जनरली ये कुछ इस ऑर्डर में होती है। पी वेव सबसे फास्ट होती हैं, फिर एस वेव्स और फिर लव और रैले वेव्स। लव वेव्स लॉन्ग पीरियड नेचर की होती हैं, मतलब इनकी वेवलेंथ लंबी होती है, फ्रिक्वेंसी कम होती है, जिस वजह से ड्यूरेशन ज्यादा होती है। इसी वजह से ये ज्यादा समय तक अर्थ के सरफेस को सेक करती हैं, जिससे डैमेज भी ज्यादा होता है। ब्रिजेस और पाइपलाइंस क्रैक हो जाती हैं। हॉरिजॉन्टल सेकिंग बिल्डिंग्स के लिए सबसे डेंजरस होता है। शैलो फोकस अर्थक्वेक में लव वेव्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। अब बात करते हैं रैले वेव्स की। रैले वेव्स सरफेस वेव्स की दूसरी टाइप हैं। इनका नाम पड़ा जॉन विलियम स्टट लॉर्ड रैले के नाम पर, जिन्होंने 1885 में इनका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया था। रैले वेव्स का मोशन सिर्फ ऊपर नीचे या साइड टू साइड नहीं बल्कि इलिप्टिकल होता है। जैसे अगर वेव दाईं तरफ जा रही है तो सरफेस के पार्टिकल गोल गोल इलिप्स बनाते हुए घूमेंगे। जमीन पहले ऊपर उठेगी, फिर आगे की तरफ जाएगी, फिर नीचे गिरेगी, फिर पीछे लौटेगी, मतलब एक पूरा सर्कुलर इलिप्स साइकिल बनेगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे समुद्र की लहरों का मोशन होता है, सर्कुलर इलिप्स टाइप का। रैले वेव्स की स्पीड सबसे धीमी होती है, करीब 2 से 3 किलोमीटर पर सेकंड। ये पी और एस वेव से धीमी होती हैं और लव वेव से भी थोड़ी धीमी होती हैं। इसी वजह से इनका ड्यूरेशन ज्यादा होता है और ये अर्थ सरफेस को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों झटके देती हैं। इसलिए बड़े अर्थक्वेक्स में हैवी डिस्ट्रक्शन सरफेस वेव्स से होता है। सरफेस वेव्स को एल वेव्स या लॉन्ग पीरियड वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी वेवलेंथ लंबी होती है, एम्पलीट्यूड लार्ज होता है और ये अर्थ की सरफेस यानी लैंड पर ट्रेवल करती हैं। इन वेव्स का पीरियड भी लंबा होता है, इसलिए इन्हें लॉन्ग पीरियड वेव्स कहते हैं। ये सबसे बाद में पहुंचती हैं और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं। तो अब तक हमने अर्थक्वेक के बारे में तो जान लिया और ये अपने साथ क्या क्या लेके आता है वो भी, फ्रॉम कोर टू सरफेस। अब बात करते हैं इनका पता कैसे लगाया जाता है। तो अर्थक्वेक का पता लगाने के लिए साइंटिस्ट साइज्मोमीटर या साइज्मोग्राफ का यूज करते हैं। ये डिवाइस जमीन की बहुत छोटी सी मूवमेंट भी रिकॉर्ड कर लेता है। साइज्मोमीटर एक ग्राफ बनाता है जिसे साइज्मोग्राम कहते हैं। ग्राफ में एक्स एक्सिस टाइम को दर्शाती है और वाई एक्सिस ग्राउंड मोशन के एम्पलीट्यूड को दिखाती है। अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए पहले रिक्टर स्केल यूज होता था, जिसे 1935 में चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने बेनो गुटेनबर्ग के सहयोग से डेवलप किया था। यह स्केल कैलिफोर्निया के अर्थक्वेक्स को मेजर करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में इसे छोड़ दिया गया क्योंकि ये बड़े अर्थक्वेक को एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर पाती थी, क्योंकि ये सिर्फ कैलिफोर्निया टाइप अर्थक्वेक्स के लिए ही बनी थी। आजकल पूरी दुनिया में मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का यूज होता है, क्योंकि ये काफी एक्यूरेसी के साथ मेजर करती है। मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल भी रिक्टर स्केल की तरह लॉगरिथमिक स्केल पर काम करता है, मतलब एक मैग्नीट्यूड बढ़ने पर एम्पलीट्यूड 10 गुना बढ़ जाता है और एनर्जी रिलीज लगभग 32 गुना बढ़ जाता है। मतलब 5 मैग्नीट्यूड पर एम्पलीट्यूड 4 मैग्नीट्यूड से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और इसी तरह 6 मैग्नीट्यूड पर 5 से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और एनर्जी भी इसी तरह 32 गुना ज्यादा बढ़ती जाएगी। आप अर्थक्वेक की एनर्जी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 8 मैग्नीट्यूड पर आया अर्थक्वेक 1 करोड़ टन विस्फोटक के बराबर एनर्जी रिलीज कर सकता है। अब बात करते हैं कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कैसे मापते हैं। तो उसके लिए मर्कैली इंटेंसिटी स्केल होता है। इसका नाम इटली के साइस्मोलॉजिस्ट और वोल्केनोलॉजिस्ट जोसेफ मर्कैली के नाम पर पड़ा। इस स्केल को बाद में मॉडिफाई किया गया, इसलिए इसको मॉडिफाइड मर्कैली इंटेंसिटी स्केल बोलते हैं। मर्कैली स्केल अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है, यानी यह बताता है कि इमारतों को कितना नुकसान हुआ, जमीन पर क्या असर हुआ, लोगों को कितना झटका
महसूस हुआ, अर्थक्वेक का प्रभाव क्या पड़ा। मर्कैली स्केल 1 से 12 तक रोमन नंबर्स का यूज करता है और उसी के आधार पर अर्थक्वेक के इफेक्ट को बताता है। मर्कैली स्केल की खास बात है कि यह लोकेशन डिपेंडेंट होती है, यानी अलग अलग जगह पर मर्कैली इंटेंसिटी अलग अलग होती है। एपिसेंटर के पास ये सबसे ज्यादा होती है और दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है। अब बात करते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कहाँ पर आते हैं। तो सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। यहाँ पर दुनिया के लगभग 90% अर्थक्वेक आते हैं। इसीलिए जापान, इंडोनेशिया, चिली, फिलीपींस, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों में काफी ज्यादा भूकंप आते हैं, क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर पर ही लोकेटेड है। इसके अलावा दूसरा बड़ा जोन है अल्पाइड बेल्ट। अल्पाइड बेल्ट अटलांटिक ओशन, भूमध्य सागर, मिडिल ईस्ट, हिमालय, साउथ ईस्ट एशिया तक फैला हुआ है। अल्पाइड बेल्ट में दुनिया के लगभग 5 से 6% भूकंप आते हैं और 17% तक बड़े भूकंप आते हैं। इसलिए ये रिंग ऑफ फायर के बाद दूसरा सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्र है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है मिड अटलांटिक रिज। यह अटलांटिक महासागर के नीचे स्थित एक पर्वत श्रृंखला है जहाँ अक्सर भूकंप आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कहाँ पर आते हैं। भारत में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक हिमालयी क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि भारत इंडियन प्लेट पर स्थित है और यह प्लेट लगातार उत्तर दिशा में आगे बढ़ रही है और यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इसलिए हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम आते हैं। यह पूरा क्षेत्र हिमालयन साइस्मिक बेल्ट कहलाता है। इसके अलावा कुछ अन्य अर्थक्वेक जोन्स भी हैं, जैसे गुजरात का कच्छ। यहाँ 26 जनवरी 2001 को 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। इसे भुज अर्थक्वेक के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यह रीजन भी बहुत एक्टिव है क्योंकि यहाँ कई प्लेट्स मिलती हैं। अंडमान निकोबार रीजन, यहाँ 26 दिसंबर 2004 को 9.1 से 9.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। इसे सुमात्रा अंडमान मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक के नाम से भी जाना जाता है। भारत को अर्थक्वेक के आधार पर 4 जोन्स में बांटा गया है। जोन 2 सबसे लो रिस्क वाला जोन है, जोन 3 मॉडरेट रिस्क वाला जोन है, जोन 4 हाई रिस्क वाला जोन है और जोन 5 सबसे डेंजरस जोन है। जोन 5 में कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट, गुजरात में कच्छ का रण और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। वैसे तो अर्थक्वेक कहीं पर भी कभी भी आ सकता है और ज्यादातर अर्थक्वेक्स के आने का मुख्य कारण टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट ही होता है, लेकिन कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे वोल्केनिक एक्टिविटी, लैंडस्लाइड, मीटियोराइट इम्पैक्ट, जो कि बहुत रेयर घटना है। इसके अलावा ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स भी होते हैं, जो कि मानव गतिविधियों के कारण होते हैं, जैसे लार्ज डैम्स का निर्माण करना। जब बहुत बड़े रिजर्वायर में पानी भरता है तो वह भी अर्थक्वेक आने का कारण बन सकता है। महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र में डैम बनने के बाद अर्थक्वेक्स देखे गए थे। इसके अलावा बहुत ज्यादा माइनिंग एक्टिविटीज होना, गहरे कुओं से तेल निकालना या कोई तरल पदार्थ भरना, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स इत्यादि, तो इन सभी कारणों से ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स होते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर कि क्या केवल पृथ्वी पर ही भूकंप आते हैं या दूसरे ग्रहों पर भी। तो अर्थक्वेक्स केवल पृथ्वी पर ही नहीं आते, बल्कि दूसरे ग्रहों और चंद्रमाओं पर भी इसी तरह के कंपन होते हैं, लेकिन उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे पृथ्वी पर आने वाले कंपनों को अर्थक्वेक कहा जाता है और ये टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से आते हैं। इसी तरह चंद्रमा पर आने वाले कंपनों को मूनक्वेक्स कहा जाता है। इन्हें अपोलो प्रोग्राम के एस्ट्रोनॉट्स ने मून पर साइक्लोमीटर्स लगाकर डिटेक्ट किया था। मंगल पर आने वाले कंपनों को मूनक्वेक्स कहते हैं। इन्हें नासा के स्पेसक्राफ्ट इनसाइड ने डिटेक्ट किया था। नासा का यह मिशन मार्स के अंदरूनी स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए भेजा गया था। जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा की सरफेस आइस से बनी है, इसलिए यहाँ आइस क्वेक्स हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थक्वेक सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों पर भी आते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको अर्थक्वेक के बारे में ये पूरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी दूसरी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।